हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कल हम लोग पढ़े थे, ये संविधान सभा और उसके निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लिए थे। अब उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसको आज हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। और एक पेज और एक पेन लेके बैठ जाइए और अपने आंसर यहाँ पे उस पर लिखते जाइए। तो इसमें हम लोग पढ़े थे ये संविधान सभा का निर्माण, ये संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ, कितने वर्ष में हुआ। तो हम लोग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में पढ़े थे। फिर उसके बाद संविधान की सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी जो इसी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इसी के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ ग्रहण किए थे। और उससे संबंधित ये देखिए, जो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रथम क्या वही अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वो निर्विरोध उनको निर्वाचित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उससे आगे हम लोग और भी काफ़ी कुछ देखे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग इन प्रश्नों में और आगे उसकी चर्चा हो जाएगी। जैसे जैसे हम लोग प्रश्न आएंगे, जैसे जहाँ पे जो आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों में उसको शेयर भी कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे कि कौन सी वीडियो अपलोड हो गई, क्या है। और आप लोगों को और भी अन्य कोई जानकारियाँ चाहिए तो हमारे साइट पे जाके आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। इसमें वीडियो में कमेंट बॉक्स करिए, साइट पे जाके कुछ अन्य जानकारियाँ हो तो उसको आप लोग वहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह वहाँ पे हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में भी हैं टेस्ट सीरीज़। तो चलिए यहाँ पे हम लोग विलंब न करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। ये प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न अगर समझ में ना आए तो प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, प्रश्न समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे हमें नहीं लगता कि प्रश्न आप लोगों को समझ में न आया हो, बस यहाँ पे यही लिखा गया है। मैं बता देती हूँ कि संविधान सभा का विचार, मतलब सबसे पहले संविधान सभा बनेगी, इसका विचार किसके मन में सबसे पहले आया, यही बात ये है प्रश्न में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है ये स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो ये संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। 1934 में फ्रेंड्स ये स्वराज पार्टी के मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आया कि एक संविधान सभा होगी और संविधान सभा मिलकर ये संविधान का निर्माण करेगी। तो मई 1934 में रांची में ये स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था जो स्वराज पार्टी ने किया था सन 1934 में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड हम लोग देखते हैं। और स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। यहाँ पे अब नाम पूछ रहा है। यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है एम.एन. राय, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं, ये 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। तो ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से सही हो जाएगा ये एम.एन. राय। एम.एन. राय के मस्तिष्क में ही सबसे पहले ये विचार आया था कि एक संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान सभा बनाई जाए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण
करने का प्रस्ताव किया था? तो इसमें है ऑप्शन ए है साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया क्रिप्स मिशन के द्वारा। कब किया गया क्रिप्स मिशन? 1942 में ये संविधान के निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्ताव किया गया था। देखते हैं अब हम लोग इससे आगे, इससे संबंधित है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात। इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यहाँ पे है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 बार प्रश्न इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि जो लोग पहली बार ध्यान न दिए होंगे या जिनको समझ में नहीं आ पाया होगा तो वो एक बार दोबारा और प्रश्न को सुने। अब प्रश्न को जब तक आप अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं तब तक सही उत्तर देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10 लाख व्यक्ति। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये 10 लाख व्यक्ति, एक प्रतिनिधि जो है वो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ अन्य बातें दी गई हैं, इसी से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं उसको कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। ये तो सभी लोगों को पता होगा, जिसको नहीं मालूम है वो भी जान लें कि 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन ये भारत आया और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था जनसंख्या के आधार पर होना था। कैबिनेट मिशन में ही था कि जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा और इसके तहत मोटे तौर पर क्या था कि 10 लाख प्रति व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा, एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाएगा, ये व्यवस्था की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे कैबिनेट मिशन का सदस्य इसमें से कौन नहीं था। तो ये देखिए ये हैं, ऑप्शन ए में है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है एबी अलेक्जेंडर। तो इनमें से कौन नहीं है, कौन सदस्य नहीं था इसका? तो ये विलियम वुड जो है इसके सदस्य नहीं थे और ये पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो हैं ये इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ये पूछता है अधिकतर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा था और इस मिशन के जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, वो अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस थे जो वो भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ये देखिए ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। अब इसका हम लोग देखते हैं आगे।
इससे रिलेटेड अगर कुछ तथ्य होंगे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अब कार्यपालिका परिषद के उपसभापति अंतरिम सरकार में कौन थे? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे ये जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष तथा उपसभापति बनाया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो अब देखिए 1946 में 1946 में गठित ये प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो बनी थी, मतलब अंतरिम सरकार, प्रथम अंतरिम सरकार जो थी उसका सदस्य इसमें से कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो इनमें से कौन नहीं था, कौन सदस्य इसमें शामिल नहीं था प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में? तो इसमें देखिए ये जो हैं ये राधाकृष्णन नहीं शामिल थे, और ये जो सी राजगोपालाचारी ये शामिल थे, ये शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये पूछता भी है प्रश्न कि अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके अधीन था, किसके अंतर्गत था, और जगजीवन राम जी जो थे ये श्रम मंत्री थे। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये इसमें नहीं थे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, यह है विविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या थी? समान होनी थी। और कारण में दिया गया है विविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आप लोग इसमें बताइए, इसमें आप लोगों के हिसाब से क्या? देखिए पहले पढ़ते हैं हम लोग कि क्या सही है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में दिया गया है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कथन सही है पर कारण गलत है, और ऑप्शन डी है कथन गलत है पर कारण सही है। तो विविल योजना के अनुसार जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। देखिए ये जो है ये तो सही है कि विविल योजना में यही मेन था कि ये इसी के लिए की गई थी कि ये मुस्लिम सदस्यों की, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या थी वो समान रहे कार्यकारी परिषद में। विविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऐसा कुछ नहीं था, वो विविल योजना में ये बंटवारा को रोकने के लिए या बंटवारा से बचने के लिए, बंटवारा न हो इसके लिए नहीं कदम उठाया गया था। वो इसके लिए क्या, तो ये संवैधानिक अवरोध आ रहा है कुछ, मतलब उसमें हमारे शासन व्यवस्था में कुछ कमी आ रही, कुछ अवरोध आ रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए था, न कि ये जो राष्ट्रीय एकता थी, ये हिंदू और मुस्लिम का जो बंटवारा हो रहा है वो रुक जाए, इन सब चीज़ों के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं थी ये। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ये तो सही है ए, लेकिन ये आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट पेज पे इसका स्पष्टीकरण भी दिया होगा कि देखिए
अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। और क्या है, वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में ये लंदन गए थे वेवेल। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव भी रखे। और जून 1945 मतलब जून 1945 में ये जो उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। जो प्रस्ताव वो लेकर गए थे लंदन वेवेल, उसी को वेवेल प्रस्ताव, वेवेल योजना नाम रखा गया, उन्हीं को वेवेल प्रस्ताव कहा गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की जो संख्या थी सॉरी फ्रेंड, मुसलमान सदस्यों की जो संख्या थी वो हिंदुओं के बराबर होना था। और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके पश्चात समाप्त हो जाएगा, तो उसके पश्चात भारतीय जो है खुद अपना संविधान बनाएंगे इत्यादि प्रावधान इस वेवेल योजना में शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना, न कि उनका उद्देश्य कहीं बंटवारा को रोकना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि उनका ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था, ऐसा मंशा नहीं था कि ये बंटवारा रुके। वो सिर्फ संवैधानिक गतिरोध जो उत्पन्न हो रहे थे वो उनके लिए ये योजना बनी थी, वेवेल योजना। हिंदू मुस्लिम दोनों की संख्या समान हुई, इसमें समान रूप से शामिल किए जाएं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कि जो संविधान सभा थी ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। आप लोग बताइए, रिकॉल करिए। ये दूसरा है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसको बताइए सत्य है कि असत्य है। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी, अब इसको बताइए कि वह बहुदलीय निकाय थी संविधान सभा और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए। तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित ये नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी नहीं हुआ था और प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये परिणाम थी, और वह बहुदलीय निकाय थी, इसमें कई दल शामिल थे और उनमें अनेक समितियां थीं, अनेक समितियां कार्य कर रही थी। तो ऑप्शन ये 3 और 4, तो इसमें किसमें है ये 3 और 4, 3 और 4, ये किसमें है, सी ऑप्शन में। तो ये सी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप लोग अपने रीचेक करते रहिएगा, आप लोग अपने आंसर ये पूरा कर लीजिएगा। जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग अपना खुद आकलन करिएगा कि कहाँ आप लोग सही हैं और कहाँ गलत हैं, कितनी आप लोगों को और मेहनत करनी है, क्या कमियां हैं आप लोगों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ दिया गया है, डिटेलिंग है इसकी। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था और संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ये सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अभी बताइए आप लोग कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसमें से देखिए कौन से कथन सही पूछा है ना, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि यह अवयस्क मताधिकार पे, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत हो जाएगा। ये सी है कि यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुदलीय था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थी, ये सही है। तो ए और डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है, हम लोग का सही है उत्तर या नहीं सही है। ए और डी है ना, हाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है आंसर ये ए और डी, तो सही
उत्तर हो जाएगा ए और डी। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। ये आप लोगों को आ गया समझ में ना, ये उसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये देखिए ए और डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। अब गलत कथन इसमें से कौन सा है, तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। कौन सा गलत है, देखिए इसमें ऑप्शन बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो देखिए इसमें से ये जो है ये गलत है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन ये वाला सी हो जाए, सी सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, रीचेक करते हैं यहाँ पे कि क्या सही उत्तर होगा। देखिए सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। और इसमें दिया गया है कुछ, देखिए व्याख्या है इसकी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं हुआ था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये देखिए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। और ये ऑप्शन सी में है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन डी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ये देखिए IAS 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था। तो आप लोग बताइए इसमें से, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ये आंसर होगा इसका कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये पूछा गया था IAS 2013 में, क्या प्रश्न है ये, प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो आप लोग बताइए सही ऑप्शन, सही इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ये सही हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये जो अभी ये क्वेश्चन नंबर जो 13 था 2002 में प्रश्न पूछा गया था, वही प्रश्न है यहाँ पे, बस थोड़ा सा घुमाया है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा नहीं। आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो प्रश्न वही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीधे, ऑप्शन ए है सीधे जनता के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, इसमें पहला दिया जो ऑप्शन सीधे जनता द्वारा, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो कैसे चुनाव हुआ, तो ये हम लोग बार बार ये पढ़ रहे हैं, प्रांतीय सभाओं के द्वारा।
ये प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। और ये कब पूछा था? 2 बार आईएएस में पूछा था ये प्रश्न, और ये फिर पूछा यूपीपीसीएस प्री 1993 में ये प्रश्न पूछा गया था। सब घुमा फिरा के प्रश्न वही रहते हैं, बस शब्दों का हेर फेर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है जो ये अस्थाई अध्यक्ष में, ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा है ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है एस. राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इससे कुछ इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या क्या है ये देखिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अब क्या दिया है? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता इसमें पूछ रहा है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग देखिए ए दिया गया है। यहाँ पे ए है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक जो हो जाएगी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। यही अगर प्रश्न पूछता, ये देखिए ये नहीं यहाँ पूछा, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। जब पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक जो अस्थायी अध्यक्ष पहले थे ये चुने नहीं गए थे, ये राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उद्घाटन जब हुआ था तब तो अस्थायी अध्यक्ष बने नहीं थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो सही आंसर यही हो जाएगा कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन जब हुआ तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी उस समय थे अध्यक्ष, तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी में है श्री अय्यर, और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष दिया गया है तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पे वो, और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।
क्वेश्चन 19 तक आज हम लोग सॉल्व किए हैं। अब हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन 20 से, क्वेश्चन नंबर 20 से, क्वेश्चन 20 प्रश्न से, 20वां प्रश्न से हम लोग कल देखेंगे। और कल या उसके नेक्स्ट डे हम लोग का ये इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप लोग इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि इसी में से प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग इनमें से ये प्रश्न, और जो मैं आप लोगों को ये नोट्स, ये पूर्वावलोकन का पढ़ा रही हूँ, जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, सिर्फ इसको आप लोग कंठस्थ कर लेते हैं, एक भी इसमें से आप लोगों का गलत नहीं होता है, तो मैं ये दावा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पॉलिटी, उसमें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉलिटी की इस समय भी बात है, फिर अगला सेक्शन जो लेके चलूँगी उसमें अपना अलग कमिटमेंट करूँगी। तो अभी आप लोग देखिए, ये आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए वीडियो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।